मैं तो ठीक हूँ, आप ठीक हाँ, नहीं मैं लग रहे लाइव हैं हूँ। ऐसा। हेलो। सर, ज्योत्सना मैम, अनिल सर लाइव है। हाँ। सर आप शुरू कीजिएगा, ज्योत्सना मैम आ गई। हाँ। हाँ, नमस्ते मैडम। हेलो एवरीवन। हाँ। हेलो। हेलो। हाँ। हाँ, अनिल सर आप शुरू कर सकते हैं। हाँ। लाइव हो हाँ, चुका यस है मैडम। स्टार्ट। ओके ओके सर। मैडम। हाँ। भारतीय विज्ञान संचालकों के समूह में आज के टॉपिक का टाइटल, आज हम टॉपिक जो बता रहे हैं वो है कि आसमान का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। इससे पहले मैं अनिल त्रिपाठी सर को धन्यवाद और भारतीय विज्ञान संचालकों के इस समूह में मैडम गीता सचदेवा मैडम को भी धन्यवाद और डॉक्टर ज्योत्सना मैडम को भी धन्यवाद। जैसा कि देश भर में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस बड़े जोश से, बड़े उत्साह से, बड़े उमंग से सारे देश में इसको विभिन्न स्कूलों में, कॉलेजों में, सरकारी गैर सरकारी स्तर पर बहुत ही शानदार ढंग से इसको सेलिब्रेट किया। बच्चों ने तरह तरह के प्रोजेक्ट बनाए और मैं कहता हूं जम करके बच्चों ने इसमें नवाचार किए, अपने अपने नए विचारों को अभिव्यक्त किया शिक्षकों ने। और इसके अलावा बड़े पैमाने पर, बड़े स्तर पर लोगों ने 28 फरवरी को बड़े ही शानदार ढंग से हमारे महान वैज्ञानिक, भारत रत्न और नोबेल लॉरिएट चंद्रशेखर वेंकट रमन के इस खोज के 28 फरवरी 1930 को उन्होंने जो अद्भुत खोज प्रस्तुत की और उसके लिए उनको नोबेल पुरस्कार मिला, बहुत ही भारत के लिए गर्व का विषय है। हमारे देश के लिए बहुत ही, मैं कहता हूं कि सारी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी बात है। आज जिस खोज को डॉक्टर सीवी रमन ने दुनिया के सामने प्रस्तुत किया, आज वो विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग में ली जा रही है। चाहे अंतरिक्ष विज्ञान हो, खगोल विज्ञान हो, नैनो टेक्नोलॉजी हो, हर क्षेत्र में रमन के इस महान और बड़े ही शानदार खोज को दुनिया भर में इसका प्रयोग किया जा रहा है। 1987 से हमने इसको विज्ञान दिवस के रूप में हमने इसको शुरू किया और दुनिया भर में डॉक्टर सीवी रमन की इस खोज को बड़े महत्वपूर्ण तरीके से, बड़ी गंभीरता से वैज्ञानिकों ने विभिन्न आयामों में और विभिन्न तरीकों से इसको हर विज्ञान की शाखा में इसका उपयोग किया है और इसका व्यापक स्वरूप है। आज हम इसके लिए इस महान वैज्ञानिक सीवी रमन का आभार और हम इनके ऋणी हैं कि इस महान खोज को दुनिया के सामने, जिसको रमन इफेक्ट के नाम से जाना जाता है, और आज हम जिस बात को लेकर के हमारा देश
हमारे वैज्ञानिक, हमारे यहाँ के नवाचारी शिक्षक, हमारे यहाँ के शोधकर्ता सभी लगातार क्या है कि एक से एक अद्भुत प्रोजेक्ट, एक से एक बढ़ करके शोध प्रोजेक्ट दुनिया के सामने रख रहे हैं। इस खोज के आधार पर बहुत सी समस्याओं का समाधान हुआ है। मैं आज एक नवाचार आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, रमन इफेक्ट, यानी कि रमन प्रकीर्णन, स्कैटरिंग का जो अद्भुत प्रयोग उन्होंने अपने जीवन में जो दुनिया के सामने रखा, इसी तरह से रेले स्कैटरिंग, आसमान के नीले रंग का क्या कारण है, इसकी एक बड़ी रोचक कहानी है। हालांकि 17वीं 18वीं शताब्दी में ही ऐसा सोचा जाने लगा कि आसमान इतना अद्भुत उससे नीला दिखाई देता है, इसके पीछे मूल कारण क्या है। लॉर्ड रेले ने भी इसके लिए विचार किया, उनसे पहले भी ऐसा सोचा गया। तो प्रिय साथियों, आज अंतरिक्ष विज्ञान बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और ऐसी ऐसी खोजें दुनिया के सामने आ रही है जिनसे इन वैज्ञानिकों ने या इनके जैसे और भी वैज्ञानिकों ने जैसी जैसी खोजें की है, उनमें नवाचारों का समावेश हो रहा, उनको मॉडिफिकेशन करके और परिष्कृत करने के लिए वैज्ञानिक प्रयास कर रहे हैं। जैसी मौलिक खोजें इन वैज्ञानिकों ने की, डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन जैसे वैज्ञानिकों ने फंडामेंटल जो अद्भुत खोजें की, या और भी ऐसे अनेक वैज्ञानिक हैं जिन्होंने क्या है कि ऐसी खोजों को दुनिया के सामने रखा। आज विज्ञान इतनी तेजी से तरक्की कर रहा है, हर क्षेत्र में नवाचार, शोध और कुछ नया जोड़ने का चलन बढ़ता जा रहा है। शोधकर्ता बड़े ही परिश्रम से, बड़े ही मेहनत से कुछ ना कुछ नया जोड़ रहे हैं, नया समावेश कर रहे हैं। ऐसा, हालांकि विज्ञान का अपना ही एक तरीका है कि इसमें लगातार नवाचार होता ही रहता है। जैसा कि मैं इस मंच पर अपनी अनेक बातें, अपने अनेक नवाचार, विज्ञान के नवाचार आपके सामने प्रस्तुत करता रहा हूं, भारतीय विज्ञान संचालकों का यह समूह देश भर के विज्ञान के चिंतकों को, विज्ञान सोचने वालों को, नवाचारी शिक्षकों और चिंतकों, दार्शनिकों को ये मंच उपलब्ध करवा रहा है और दुनिया के सामने हमारी ये खोजें इस मंच पर आकर के पहुंच रही है उन सभी लोगों के पास में, उन सभी वैज्ञानिकों के पास में जो हमारी बात भी सुन रहे हैं, सभी जो इस तरह से इस मंच पर अपनी अपनी नवाचारों को प्रस्तुत कर रहे हैं, अपने शोध को प्रस्तुत कर रहे हैं, अपने अद्भुत विचारों को इस मंच के माध्यम से देश भर में, दुनिया भर में पहुंचा रहे हैं। आज ये भारतीय विज्ञान संचालकों का समूह इतना विशाल हो चुका है, दुनिया भर में इस मंच के माध्यम से हमारी खोजें, हमारे नवाचार, हमारे प्रयोग, युवा भी आ रहे हैं और यंग जो शोध करता है वो भी इस मंच पर आ रहे हैं और बहुत ही अनुभवी और वृद्ध जो बहुत ही उम्र के लोग हैं वो भी इस मंच पर आकर के अपने विचार रख रहे हैं। इसके लिए मैं अनिल त्रिपाठी सर को धन्यवाद देता हूं और उनके भारतीय विज्ञान संचालकों के समूह की जो टीम है उनको भी धन्यवाद देता हूं। मैडम गीता सचदेव मैडम को भी धन्यवाद,
डॉक्टर ज्योत्सना सिंह मैडम को भी धन्यवाद। इसके अलावा समय समय पर अनेक जो नवाचार करने वाले, शोध करने वाले व्यक्ति है, जिनके पास में कोई ऐसा मंच नहीं है, उनको मंच उपलब्ध करवा करके इनका ये महान पुण्य कार्य है और बहुत ही विज्ञान के क्षेत्र में ये एक अद्भुत, मैं कहता हूं बहुत ही क्रांतिकारी और दुनिया को ये एक दिशा देने में सहयोग कर रहा है। प्रिय साथियों, मैं आज इसी तरह से कि आसमान नीला क्यों दिखाई देता है, हालांकि मैं अपने पूर्व के प्रोग्राम में कुछ कुछ इसी तरह की बातें कहने के लिए प्रयासरत रहा था और अब फिर मैं आपके सामने इसी नवाचार के एक प्रयोग को आपके सामने रख रहा हूं। हो सकता है कि इसमें आपको आपकी सोच को प्रभावित करेगा और आपको एक नई दिशा देगा। हो सकता है वैज्ञानिक इस पर बहुत गंभीर अनुसंधान भी करेंगे। आपके लाइक, कमेंट और शेयर, आपकी टिप्पणियां आप लोगों के सामने इस पर चर्चा करेंगे, ऐसा मैं आशा करता हूं। मैं सोचता हूं कि आप इसको पसंद करेंगे और आप इसको पसंद करने के बाद में टिप्पणी भी करेंगे, कुछ लिखेंगे, कुछ बताएंगे। इसके साथ में अगर पसंद ज्यादा आ गया तो लोगों को बताएंगे, तो शेयर करेंगे। तो साथियों, विज्ञान संचारकों के समूह में जैसा कि आसमान का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, जब सीवी रमन विदेश जा रहे थे, उन्होंने महासागर का पानी नीला देखा और आसमान का रंग नीला। तो उसको समझने के लिए उन्होंने अपने उपकरण का उपयोग किया। अपने उपकरण के माध्यम से ये जानने का कोशिश किया कि आखिर यह आसमान का रंग नीला क्यों है। और उन्होंने जो क्रिस्टल्स है, जो केमिकल्स है, लिक्विड्स है, उनके माध्यम से ये जांचा, परखा और ये एक बात कही कि ये जो स्कैटरिंग हो रहा है, इसके पीछे कुछ अलग कारण है और इसको उन्होंने नाम दिया और वैज्ञानिकों ने नाम दिया रमन इफेक्ट। किस प्रकार से मॉलिक्यूल, किस प्रकार से अणुओं में ये एक प्रकीर्णन की घटना होती है, जिसके कारण आसमान नीला दिखाई देता है। लॉर्ड रैले ने भी इसी तरह से आसमान के रंग के नीले होने के पीछे अपनी बात कही। इससे कुछ पूर्व 1800 कुछ में कुछ वैज्ञानिकों के दिमाग में भी ऐसी ही चर्चा थी। सोच रहे थे कि आसमान नीला दिखाई देता है, इसके पीछे ये स्कैटरिंग का कारण, ये छितरने का कारण, ये प्रकीर्णन का कारण कि अणुओं में इस प्रकार से प्रकाश जो है वो अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाता है, अलग अलग नीला रंग। तो ये नीला रंग, अब मैं आपके सामने एक नई बात कह रहा हूं। मैं उन वैज्ञानिकों के द्वारा जो कही गई बात है उस पे ज्यादा समय ना लेकर के मैं अपनी बात कहने का कोशिश करता हूं। हो सकता है शायद आपको पसंद आए कि आखिर नीलापन एक ग्रह में आता ही क्यों है। पृथ्वी में नीला रंग क्या उसके जन्म से है? क्या पृथ्वी का जन्म की जो बात है उस पर चर्चा की जाए? क्या हमारे सोलर सिस्टम के फॉर्मेशन और इवोल्यूशन की बात की जाए? हमारे सोलर सिस्टम में पृथ्वी ही एक केवल मात्र नीला ग्रह नहीं, और नेपच्यून जैसा भी एक नीला ग्रह है और यूरेनस जैसे। प्रिय साथियों, एक ग्रह में नीला रंग यानी ब्लू कलर कैसे आता है?
कहां से स्टार्टिंग होता है और कहां जाके समाप्त हो जाता है। एक ग्रह का रंग, कलर ब्लू कैसे बनता है? क्या उसके फॉर्मेशन में कुछ ऐसा है? क्या हम स्टार्टिंग कहां से करें? प्रश्न यह है कि ब्लू स्काई का ओरिजिन कहां से हुआ, कहां स्टार्टिंग कहां से हुआ। आसमान का रंग नीला क्यों है, ये बात तो ठीक है, लेकिन ब्लू कलर जो बना है आसमान का, उसके प्रारंभिक बातों को हमें ध्यान केंद्रित करना होगा। हमें विचार करना होगा कि आखिर ये आसमान बना, ये जमीन बनी, ये पेड़ पौधे बने, ये सब स्टार्टिंग कहां से हुआ। तो सोचने की बात तो यह है कि फॉर्मेशन एंड इवोल्यूशन ऑफ सोलर सिस्टम, जैसा कि मैं अपनी पूर्व चर्चाओं में मैंने आपका ध्यान आकर्षित किया कि हमारे सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन और इवोल्यूशन जो हुआ, ये इस तरह से बताया जाता है कि गैस, डस्ट और पार्टिकल के द्वारा के इकट्ठे होने से इस तरह से हमारा ये सूर्य बना, और उसके तस्तरी में यानी उसके डिस्क में पदार्थ टकराते टकराते धीरे धीरे हमारे सौर मंडल में ग्रह बनने लगे। रॉकी ग्रह भी बने और गैस दानव ग्रह भी बने, और इस तरह से हमारा सौर मंडल विकसित हुआ। ये बताया जाता है कि हमारा सोलर सिस्टम जो है वो एक प्लैनेटरी नेबुला इस तरह से धीमी गति से गैस और धूल और कणों के बादलों से, और फिर उसमें ग्रेविटी उत्पन्न हुई, और इस तरह से धीरे धीरे उसमें ग्रह बनने लगे, ग्रहों में चंद्रमा बनने लगे, और इस तरह से बताया जाता है। प्रिय साथियों, ये बात तो ठीक है, इसको कहते हैं नेबुलर हाइपोथेसिस कि निहारी का परिकल्पना। अब ये एक ग्रह के बनने, इस तरह से एक ग्रह बना और उसमें इस प्रकार से सूक्ष्म एस्ट्रॉइड टकराते टकराते हमारे इस ग्रह का विकास होने लगा, और फिर इसमें एक थिया नाम का कोई अज्ञात ग्रह आकर के टकराया और चंद्रमा की उत्पत्ति भी बताई जाती है। तो प्रिय साथियों, हम स्टार्टिंग कर रहे हैं कि आसमान का रंग नीला कहां से स्टार्ट हुआ। तो इससे पहले आपको ये समझना होगा, हमारा जो ये सूर्य है, ये इसकी उत्पत्ति गैस, डस्ट और पार्टिकल के माध्यम से नहीं हुई। ऐसा मैं क्यों कहता हूं? क्योंकि हमारे सूर्य से थोड़े से बड़े तारे हैं, और सूर्य से और थोड़े से बड़े तारे हैं, और थोड़े से बड़े तारे हैं। इस तरह से हमारा जो सूर्य है वो पहले जिस स्थिति में आज है उससे थोड़ा बड़ा था, और इस तरह से आप देख रहे हैं कि हमारा जो सूर्य है पहले एक और उसका भविष्य, हमारा जो सूर्य है इस तरह से बड़े साइज का था हमारा सूर्य। और हमारा जो ये सूर्य है पहले भीम का तारा था, पहले इससे बड़ा था और बड़ा था और बड़ा था। तो हमारे सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन और इवोल्यूशन की जो नेबुलर हाइपोथेसिस है वो सही नहीं है। वो सही क्यों नहीं है, क्यों क्यों गलत है? क्योंकि हमारे सोलर सिस्टम से थोड़े से बड़े सोलर सिस्टम मिले हैं, और भी कई सोलर सिस्टम मिले हैं जो हमारे वर्तमान सोलर सिस्टम से बड़े हैं, और इस तरह से हमारे सोलर सिस्टम से एक क्रमिक एक श्रृंखला बन जाती है। तो उनका कंपैरिजन जब करते हैं, आपने यूट्यूब पर कई ग्रहों के साइज, तारों के साइज
और ऐसे कई कंपैरिजन देखा होगा साइज का, लेकिन साइज का कंपैरिजन क्यों करें? ग्रेविटी, मास, टेम्परेचर और सभी तरह की बातों का कंपैरिजन होना चाहिए। ग्रेविटी का, मास का, टेम्परेचर का, वॉल्यूम का, इस तरह से मैग्नेटिक नेचर का, इस तरह से सभी तरह की बातों का कंपैरिजन होना चाहिए। जब हम कंपैरिजन करते हैं तारों की, तो हमारा सूर्य जो है गैस डस्ट पार्टिकल के द्वारा बना ऐसा नहीं लगता। और क्या लगता है वास्तव में कि हमारा जो सूर्य है और जिसका वर्तमान साइज है उससे बड़े आकार के, ज्यादा ग्रेविटी के, और जैसे एक कड़ी के रूप में, एक चैन के रूप में, एक सीक्वेंस के रूप में बड़े बड़े तारे मिले हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमारा जो सोलर सिस्टम जो है वो पहले बड़े साइज में था, और बड़े साइज में था, और बड़े साइज में था। तो हमारे सोलर सिस्टम के जो प्लैनेट्स है, मरकरी है बड़े साइज का था, वीनस है वो भी बड़े साइज का था, अर्थ है और बड़े साइज का था, सुपर अर्थ था, वीनस और बड़ा साइज का था, मार्स भी और बड़े साइज का था। मार्स साइज की नहीं है, और जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्टून, प्लूटो, जैसे जैसे हम बैक में जाते हैं हमारे सोलर सिस्टम की अद्भुत बातें आती है। यानी कि हमारा जो सोलर सिस्टम है उसका विकास नेबुलर हाइपोथेसिस के अनुसार नहीं हुआ। कांट और लाप्लास ने जो ये परिकल्पना दी कि गैस डस्ट और पार्टिकल, गैस धूल और कणों के बादलों से इकट्ठा होने से, इस तरह से खगोल शास्त्री कहते हैं आज भी तारों का निर्माण इसी तरह से हो रहा है। हम आपके सामने एक नई परिकल्पना रख रहे हैं कि हमारे सूर्य का जन्म बड़े तारों के छोटे तारों में, छोटे तारों के और छोटे तारों में, इस तरह से रूपांतरण से, इस तरह से परिवर्तन से, इस तरह से आप देख रहे हैं कि हमारा जो सूर्य है पहले बड़ा था और बड़ा था और बड़ा था, और हमारा सोलर सिस्टम भी जो है वो बड़ा था। इसलिए नेबुलर हाइपोथेसिस को हम स्वीकार नहीं कर रहे हैं। ये जो नेबुलर हाइपोथेसिस बताई जाती है, हम एक नए तरीके से तारों के जन्म की बात कर रहे हैं। हम एक नए तरीके से हमारे सूर्य के जन्म की बात कर रहे हैं। हम एक नए तरीके से हम ग्रहों के जन्म की बात कर रहे हैं, चंद्रमाओं के जन्म की बात कर रहे हैं। तो इसमें आसमान के ब्लू कलर का क्या लेना देना? हाँ, लेना देना कैसे है आपको मैं बताऊं कि नासा का केपलर मिशन जो है और इसके जैसे और भी अभियान हैं जिनसे नए नए ग्रहों का पता चल रहा है। केपलर मिशन अब समापन हो चुका है। केपलर मिशन से 3000 से ज्यादा ग्रहों की खोज हुई और उन ग्रहों की बड़ी बारीकी से जांच पड़ताल चल रही है। उनके आंकड़े लगातार वैज्ञानिक अध्ययन कर रहे हैं, खगोल शास्त्री उनको समझ रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं। विश्व के अनेक अभियान ये पता कर रहे हैं कि पृथ्वी जैसे कितने ग्रह हैं, पृथ्वी जैसे, पृथ्वी से बड़े, पृथ्वी से और बड़े, पृथ्वी से और बड़े, पृथ्वी से और बड़े, और भी बड़े। इस तरह से एक ग्रहों का विशाल संख्या इन अभियानों से आ रही है। दुनिया के बड़े बड़े खगोलीय संस्थान पता कर रहे हैं कि पृथ्वी से जैसे, पृथ्वी से बड़े और बड़े कितने ग्रह हैं और वो कैसे दिखाई देते हैं, उनका नेचर क्या है, ये बड़ी बारीकी से अध्ययन का विषय बना हुआ। आप हैरान हो जाएंगे कि जब इन सभी खोजे जा चुके ग्रहों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, और कर रहे हैं, वैज्ञानिक कर रहे हैं लगातार। ये केपलर मिशन के चित्र हैं, देखिए आपके सामने, कि इनके माध्यम से ये पता किया जा रहा है कि देखिए ये केपलर मिशन के, नासा के केपलर मिशन से ये इस प्रकार से जो ग्रह पता चले हैं उनका पता, उनको समझा जा रहा है, उनके
हर प्रॉपर्टीज को, उनके हर गुण को, उनके हर नेचर को कंपेयर किया जा रहा है। केवल मास, वॉल्यूम, साइज, टेम्परेचर, ग्रेविटी या मैग्नेटिक या लाइफ, इसका पर्पज नहीं है, बल्कि हर एंगल से उनका स्टडी किया जा रहा है। केपलर मिशन से इतने ग्रहों का पता चला, तो ऐसा तो नहीं केवल साइज से ही बस इतना ही है, ऐसा नहीं है। बहुत सी बातों को उनको एक दूसरे से रिलेट करके, उनको कंपेयर करके समझा जा रहा है। आप हैरान हो जाएंगे कि केवल केपलर मिशन ही नहीं, बल्कि ऐसे दुनिया में जितने भी खगोलीय संस्थान है, वो सब, चाहे यूरोपियन स्पेस एजेंसी हो, चाहे भारत में भी ऐसा खगोल शास्त्री प्रयास कर रहे हैं, इसरो के वैज्ञानिक और ऐसे अनेक वैज्ञानिक जो है लगातार पता कर रहे हैं। दुनिया में अब वैज्ञानिक लोग ग्रहों को, तारों को, चंद्रमाओं को बड़ी बारीकी से एक दूसरे से कंपेयर करते हुए, बड़ी बारीकी से एक दूसरे से तुलना करते हुए समझ रहे हैं। फिर आपके दिमाग में आएगा नीले आसमान का इससे क्या लेना देना। तो थोड़ा धीरज रखें कि इस तरह से कंपेयर करते हुए क्या क्या पता चल रहा है। इनके कंपैरिजन से बहुत सी बातें सामने आ रही। कनेक्टिविटी, एक ग्रह से दूसरा ग्रह, उसका क्या लेना देना। एक ग्रह पृथ्वी है, पृथ्वी का भविष्य, पृथ्वी का अतीत, फ्यूचर ऑफ अर्थ एंड पास्ट ऑफ अर्थ, ये समझे जाने की कोशिश किया जा रहा है। यानी कि पृथ्वी पहले क्या सुपर अर्थ थी? क्या पृथ्वी का भविष्य एक वीनस जैसे ग्रह जैसा है, या मंगल जैसा है? या दूसरे शब्दों में सोचिए, क्या मंगल पहले कभी पृथ्वी थी, पृथ्वी जैसा था? या वीनस जो है पहले क्या पृथ्वी जैसा था? बहुत तुलनाओं के विचार, कंपैरिजन के विचार, लेकिन ये केवल साइज तक ही सीमित हो रहे हैं। अभी ग्रेविटी, उनके केमिकल कंपोजिशन, उनके फिजिकल नेचर, उनके बायोलॉजिकल नेचर, उनके जियोलॉजिकल नेचर, उनके ग्रेविटी नेचर, सभी को समझा जा रहा है। हमारे सोलर सिस्टम के जितने भी सेलेस्टियल बॉडीज है, प्लैनेट्स है और मून्स है, जितने भी नेचुरल सैटेलाइट है, उन सभी का कंपैरिजन किया जा रहा है। बड़ी बारीकी से कंपैरिजन करके समझा जा रहा है। एस्ट्रॉयड का, धूमकेतुओं का, कॉमेट्स का, इनका तुलना की जा रही है। बड़े साइज के, छोटे साइज के, उनके सरफेस का नेचर, उस पे पानी है नहीं है, हवा है नहीं है, हर दृष्टि से उनका, हर एंगल से उनका स्टडी किया जा रहा है। आपको बताऊं कि केपलर मिशन से इतने ग्रहों का जो ये खोजे गए हैं, जिनका पता चला है, आप देख रहे हैं, मैं ये चित्र बताने का प्रयास कर रहा हूं। तो बात यह है कि सोलर सिस्टम के जितने भी मून्स है, चाहे जुपिटर के मून हो, चाहे सैटर्न के हो, चाहे यूरेनस नेपच्यून के हो, चाहे पृथ्वी का एक चंद्रमा हो, उनका कंपेरिजन हो रहा, उनकी तुलनाएं हो रही। अब मैं आपके सामने एक नवाचार ये प्रस्तुत कर रहा हूं, क्या ट्रांसफॉर्मेशन के माध्यम से या ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा किसी ग्रह का जन्म हो सकता है? क्या ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा किसी चंद्रमा का जन्म हो सकता है? क्या कन्वर्जन के द्वारा, ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा प्लैनेट्स और मून्स का जन्म हो सकता है? क्या एस्ट्रॉयड और क्या कॉमेट्स, क्या ट्रांसफॉर्मेशन या कन्वर्जन के द्वारा हमारे सोलर सिस्टम के मुखिया यानी सूर्य का जन्म हुआ? समझने की बात यह है कि रूपांतरण यानी ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि एक से दूसरी अवस्था में चेंज होने का, क्या कोई ब्रह्मांड में ऐसा कारण बनता है, कोई नियम बनता है? अमेरिका के एक वैज्ञानिक है, शायद नहीं जानता मैंने उनका शोध पत्र पढ़ा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए गैस जेट इन रॉकी प्लैनेट।
मैं आपको बता दूं कि रूपांतरण संभव है, ट्रांसफॉर्मेशन संभव है, कन्वर्जन संभव है। सूर्य पहले भीम का तारा था, बैटल गुइज की तरह या दूसरे तारों की तरह बड़ा विशाल आकार का तारा था, फिर वो सिकुड़ा और सिकुड़ता गया और सिकुड़ता गया, तो वर्तमान साइज में आया। उसकी ग्रेविटी भी कम हुई, उसका मास भी कम हुआ, उसका टेम्परेचर भी कम हुआ, उसका साइज कम हुआ। ऐसे ही हमारा पृथ्वी जो है उसके साथ भी ऐसा ही हुआ। यानी हमारी पृथ्वी जो है कोई लाल हॉट स्टेट से नहीं बनी। इससे पहले वो सुपर आर्थ थी। सुपर आर्थ से पहले मिनी नेपच्यून जैसे ग्रह मिले, और मिनी नेपच्यून से पहले नेपच्यून। और आपको बताऊं, इतनी लंबी एक श्रृंखला बनती है, आपको सोच के ये आश्चर्य होगा कि फिर ये क्रमिक जो कड़ी बन रही है, क्या इसका कोई मतलब है? जो कड़ी मैंने आपको नासा के कैप्टर मिशन के ये चित्रों को दिखा करके आपको मैं ये बता रहा हूं, ये इस तरह से आपके सामने है। तो साथियों, आप सोचिए कि ये इस तरह से अगर कड़ी बनी, अगर रूपांतरण के द्वारा या कन्वर्जन के द्वारा या ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा अगर कोई ग्रह का जन्म होता है, तो फिर नेबुलर हाइपोथेसिस कैसे सही हो सकती है? क्योंकि नेबुलर हाइपोथेसिस तो ये बताती है कि हमारा जो ग्रह है या सौर मंडल के और ग्रह हैं, वो गैस डस्ट पार्टिकल के क्राउड में, एक्रीशन में टकराते टकराते बड़े साइज में होती गई, और इस तरह से वो चिपकते चिपकते पिंड आगे जाकर के इस तरह से पृथ्वी का जन्म हुआ, और ग्रहों का भी जन्म इसी तरह से हुआ। और समय जो बताया जाता है कि 4.5 बिलियन वर्ष पहले हमारे इस सौर मंडल का जन्म हुआ, और उसके बाद में ग्रह बने लगे और ग्रह बनते गए। अब गैस दानव ग्रहों का जन्म का तरीका समझ में नहीं आ रहा है। रॉकी ग्रहों का जन्म हो गया, गैस दानव ग्रह इस तरह से और रॉकी ग्रह। बात ये नहीं है, हमारा सोलर सिस्टम जो है पहले छोटा सा, अभी छोटा जिस साइज में है, पहले बड़ा था और बड़ा सा और बड़ा सा और बड़ा सा और बड़ा सा। इस तरह से हमारा जो सोलर सिस्टम जो है, इस तरह से उसका पार्ट और उसका इस तरह से आप देख रहे हैं, ये पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, ये हमारे सोलर सिस्टम का अतीत और भविष्य। यानी कि हमारा जो सोलर सिस्टम जो है वो इस तरह से, तो इस तरह से आप जो सोलर सिस्टम के फॉर्मेशन की जो थ्योरी अब तक समझते रहे हैं कि नेबुलर थ्योरी, वो तो गलत साबित हो रही है। वो तो ऐसे साबित हो रही है, वो तो एक तरह से बेहद ही असंगत और गलत हाइपोथेसिस रखती है। तो फिर साथियों, अब नेबुलर हाइपोथेसिस अगर गलत है, जो निहारी का सिद्धांत, वैज्ञानिक कहते हैं कि हमारे पास में इसके सॉलिड प्रमाण है कि नेबुलर हाइपोथेसिस के द्वारा ग्रहों का जन्म हुआ और हमारे सूर्य का जन्म हुआ, सौर मंडल के सभी ग्रह बने और इस तरह से। लेकिन नासा का कैप्टर मिशन या दूसरे जितने भी मिशन हैं, जितने भी अभियान हैं, उनसे जो इतने विशाल संख्या में ग्रहों का पता चला और पता चलता ही जा रहा है, रुक नहीं रहा है। उन ग्रहों के बारे में जानकारियां और मिल रही है, नए ग्रहों का पता चल रहा है, नए पृथ्वी जैसे ग्रहों का भी पता चल रहा है, गैस दानव जैसे ग्रहों का भी पता चल रहा है, रॉकी ग्रहों का भी पता चल रहा है, टेरेस्ट्रियल और सभी ग्रहों का पता चल रहा है। अब ये बात तो हमने आपके सामने रखी। अब प्रश्न ये है कि जब पृथ्वी का आसमान नीला दिखाई देता है, तो स्टार्टिंग कहां से हुई? आसमान नीला दिखना कब से शुरू हुआ? कहां से ये ब्लू कलर एग्जिस्टेंस में आया, अस्तित्व में आया?
ये सोचने की बात है कि पृथ्वी का नीला आसमान कैसे बना। तो हम अतीत में जाएं तो हमारा जो ग्रह है हॉट रेड स्टेट से नहीं बना, एकदम गर्म और एकदम क्या है कि लाल गर्म अवस्था से नहीं बना। क्यों? क्योंकि पृथ्वी से बड़े सुपर मैं कहता हूं आपको कि ये सुपर आर्थ जैसे ग्रह है, जो इस तरह से देखिए आपके सामने सुपर आर्थ है। तो पृथ्वी को समझने के लिए अब आप देखिए कि पृथ्वी पहले सुपर आर्थ थी। कैसे कह सकते हैं सुपर आर्थ? क्योंकि उसके नेचर, सुपर आर्थ के जो नेचर पता चल रहे हैं। हमारे पृथ्वी का आकार पहले बड़ा था, तो बड़ा था तो वर्तमान साइज से तो काफी गुना बड़ा, और उससे पहले और बड़ा। उसकी ग्रेविटी भी ज्यादा, मास भी ज्यादा, वॉल्यूम भी ज्यादा, टेम्परेचर भी ज्यादा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी, मैग्नेटिक फील्ड की पावर भी ज्यादा। और बैक में जाएं तो और कैप्टर जैसे ग्रह मिल रहे हैं, यानी कि सुपर आर्थ से और सुपर आर्थ, बड़ी पृथ्वी और बड़ी पृथ्वी और बड़ी पृथ्वी। और इस तरह से हम देखें तो मिनी नेपच्यून जैसे ग्रहों का पता चला। एक डिम होते हुए तारे के नेपच्यून जैसा ग्रह मिला है, जो धीरे धीरे सुपर आर्थ में कन्वर्ट हो रहा है। ऐसा वैज्ञानिकों ने अनुसंधान किया है, मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं, वैज्ञानिकों के अनुसार कह रहा हूं। तो फिर उससे मिनी नेपच्यून से पहले मतलब कि नेपच्यून जैसा कुछ ग्रह मिला है। नेपच्यून से और पहले मिनी यूरेनस, यानी मिनी यूरेनस से और पहले यूरेनस। तो सोचिए कि ये जो पृथ्वी का वर्तमान रूप है, आसमान बना, जमीन बनी, पानी बना, या जो भी वायुमंडल बना, इसके बैक में जाए तो नेबुलर हाइपोथेसिस के अनुसार मत सोचिए। आप सोचिए ये कन्वर्जन के अनुसार, ट्रांसफॉर्मेशन के अनुसार, रूपांतरण के अनुसार बैक में जाए धीरे धीरे, एक अवस्था से थोड़ा सा पहले, थोड़ा सा पहले, थोड़ा सा पहले, थोड़ा सा पहले। आप हैरान हो जाएंगे कि ये तो फिर नेबुलर हाइपोथेसिस कहां हुई? टक्कर के द्वारा ग्रह बनते ही नहीं है। कोई भी ग्रह कॉलिजन के द्वारा नहीं बनता कि प्लेनेटेरिमल एस्ट्रॉइड के टकराने से इस प्रकार से वो चिपकते गए और इस तरह से धीरे धीरे वो एक बड़ा ग्रह बन गया। ऐसा तो नहीं हुआ। क्यों? कि कैप्टर मिशन के अनुसार, दूसरे अभियानों के अनुसार ऐसे अनेक ग्रह मिल रहे हैं। अब उनका कंपैरिजन बड़े सिस्टमेटिक ढंग से करें तो पता चलता है कि पृथ्वी का जो ये नीला रंग है, ये पहले सुपर आर्थ में कैसे था, सुपर से सुपर आर्थ में कैसे था, मिनी नेपच्यून में कैसे था, नेपच्यून में कैसे था, नेपच्यून से पहले मिनी यूरेनस, मिनी यूरेनस से पहले यूरेनस, यूरेनस से पहले सैटर्न, सैटर्न से पहले जुपिटर, जुपिटर से पहले। धीमी गति से आसमान कैसे अस्तित्व में आया, कैसे जमीन अस्तित्व में आई, कैसे पानी अस्तित्व में आया, कैसे आसमान का रंग नीला हो गया। और आसमान नीला क्यों? तो आसमान नीला इसलिए है, कारण यह है, आसमान नीला इसलिए दिखा जाए, वाई स्काई इज ब्लू, स्काई इज ब्लू बिकॉज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट, ग्रहों के रूपांतरण, कन्वर्जन, बिकॉज ऑफ कन्वर्जन ऑफ प्लैनेट, नॉट बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग। तो पृथ्वी अपने आप में एक नीला ग्रह था पहले, यानी कि आप देखिए कि नेपच्यून जैसा ग्रह जो है वो अपने आप में नीला है, और इससे पहले यूरेनस भी नीला है। तो पृथ्वी के आसमान जो नीला है, उसका हिस्ट्री में जाइए, बैक में जाइए, हिस्ट्री में जाए, पास्ट में जाए, तो आप देखिए धीमी गति से कैसे आसमान अस्तित्व में आया, कैसे नीला नीला आसमान बना। आप सोचिए कि पृथ्वी नीला ग्रह क्यों है?
क्यों? इसलिए है, बाहर से देखे तो पृथ्वी नीला दिखाई देता है, और चाहे चंद्रमा से देखो, चाहे मंगल ग्रह से देखो, चाहे अंतरिक्ष में दूर से देखो, चाहे बाहर से देखो, तो पृथ्वी तो नीला ग्रह दिखाई देता है। और वॉयेजर ने जो तस्वीर भेजी, जो कार्ल सैगन कहते हैं ब्लू डॉट, तो ये पृथ्वी तो बहुत दूर से भी नीला ही दिखता है। पृथ्वी के नीले रंग का कारण क्या है? कारण ये है कि पृथ्वी तो पहले ही ऑलरेडी मिनी नेपच्यून, सुपर आर्क, मिनी नेपच्यून, नेपच्यून से पहले इस तरह से मिनी यूरेनस से पहले यूरेनस, तो वो धीमी गति से धीरे धीरे कलर जो आया, नीला कलर जो आया, आसमान का नीला कलर आया, वो स्टार्टिंग तो वहां से है। तो इस तरह से पृथ्वी का आसमान नीला दिखाई देता है, और पृथ्वी स्वयं नीली दिखाई देती है। और पृथ्वी नीली दिखाई देती है, यही नहीं, अब पृथ्वी जैसे ग्रहों का जो पता चल रहा है, जो नीले ग्रहों का पता चल रहा है, धीरे धीरे सुपर आर्क और कैप्रस ग्रहों का पता चल रहा है। तो आप विचार कीजिए, आज अंतरिक्ष युग में इतनी विशाल संख्या में पृथ्वी जैसे ग्रहों का पता चल रहा है, कैप्रस ग्रह, सुपर आर्क, इस तरह से बड़े विशाल संख्या में एलियंस ग्रहों का पता चल रहा है। तो आप आज का जो ये अंतरिक्ष युग में जो बड़ी विशाल खोजें हो रही है, ग्रहों का पता चल रहा है, तारों का पता चल रहा है, गैस दानव लौकिक ग्रहों का पता चल रहा है, उनकी तुलनात्मक और कंपैरिजन को सोचने पर उनमें कनेक्शन बनता है, एक चैन बनती है, सीक्वेंस बनती है, एक क्रमिक विकास को पता चलता है। तो मुझे ये समझाइए कि नीला ग्रह अस्तित्व में कहां से, कब से शुरू हुआ? आप तो वहां पे पकड़िए। अभी अभी की बात करते हैं कि आसमान नीला दिखता है, तो आप शुरुआत की बात कीजिए, कहां से नीला दिखना शुरू हुआ, कब से नीला दिखना शुरू हुआ? तो पृथ्वी का जन्म का तरीका बदल गया, और दूसरे ग्रहों के जन्म का तरीका भी बदल गया, सूर्य के जन्म का तरीका बदल गया, गैर दानव ग्रहों के जन्म का तरीका बदल गया। तो सोचने की बात तो ये है कि नीला आसमान इसलिए दिखाई देता है क्योंकि पृथ्वी पहले नेपच्यून थी, नेपच्यून से पहले यूरेनस थी, यूरेनस से पहले सैटर्न थी, सैटर्न से पहले जुपिटर थी, क्योंकि जुपिटर, सैटर्न यूरेनस, यूरेनस नेपच्यून, नेपच्यून सुपर आर्क पृथ्वी, इनके बीच में हजारों हजारों ग्रहों का पता चल रहा है। हमारे सौर मंडल से बाहर अनेक तारामंडल मिल रहे हैं, उन तारामंडलों में ग्रहों का पता चल रहा है, खोजे जा रहे हैं। उनका तुलनात्मक स्टडी करने पर पता चलता है कि पृथ्वी का जन्म का जो अभी सिद्धांत प्रतिपादित बताया जा रहा है वो ही गलत है। नेबुलर हाइपोथेसिस इज रॉन्ग। कन्वर्जन के द्वारा, ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा, रूपांतरण के द्वारा पृथ्वी का जन्म हुआ, दूसरे ग्रहों का भी जन्म हुआ, गैर दानव ग्रहों का भी जन्म हुआ, हमारे सौर मंडल के मुख्य सूर्य का जन्म भी ट्रांसफॉर्मेशन, कन्वर्जन, रूपांतरण से हुआ। फिर साथियों, किस तरह से एक ग्रह का आसमान नीला बन गया, इस तरह से एक ग्रह का आसमान नीला क्यों है, ये कारण। तो विचार कीजिएगा, नवाचार का युग है, वैज्ञानिक अनुसंधान करता इस तरह से पता कर रहे हैं, खोज रहे हैं, अनेक दुनिया में नवाचार हो रहे हैं, अंतरिक्ष का जमाना है, नई नई खोजें हो रही है। तो आज के समय में रमन इफेक्ट की जो महत्वता है, जो उसकी समीक्षा है, वैज्ञानिक लोग लगातार रमन स्कैटरिंग, रेले स्कैटरिंग को अनेक तरीकों से सोच रहे हैं। मैंने अपने विचार रखे, मैंने अपना कारण बताया कि किस तरह से आसमान का रंग नीला है, क्यों है, कब से शुरू हुआ, और आगे जाकर के आसमान का रंग नीला समाप्त हो जाएगा,
कैसे होगा कि धीरे धीरे हमारा ये पृथ्वी ग्रह जो है एक वीनस की तरह, एक रेड प्लेनेट मार्स की तरह, इस तरह से धीमी गति से हमारा ये प्लेनेट, चाहे पॉल्यूशन के कारण हो, मैं ये कहना चाहता हूं स्कैटरिंग की बात तो ठीक है, हाँ स्कैटरिंग तो प्रकाश जो है वो पृथ्वी के वायुमंडल में इस तरह से अलग अलग कलर दिखाता है, अलग अलग कलर में विभक्त हो जाता है। तो मैं आपके सामने जो बात कहना चाहता हूं वो आज के संदर्भ में कि पृथ्वी का आसमान नीला इसलिए दिखाई देता है क्योंकि जहां से स्टार्टिंग हुई यूरेनस यूरेनस नेपच्यून यूरेनस और नेपच्यून के बीच के, नेपच्यून सुपर आर्क के बीच के, और नेपच्यून और मिनी नेपच्यून, और इस प्रकार से सुपर आर्क, और इस प्रकार से पृथ्वी, ये क्रमिक तरीके से हमारा पृथ्वी जो ग्रह है वो नीला दिखाई देता है, उसका आसमान नीला दिखाई देता है। इसलिए विचार कीजिएगा कि आज के समय में रमन इफेक्ट कैसे विचार किया जाना चाहिए, रमन स्कैटरिंग को कैसे विचार किया जाना चाहिए, स्टार्टिंग कहां से होनी चाहिए। तो आज की इस चर्चा में आपके सामने मैं बैठा हूं और मेरे पीछे एक चार्ट है, देखिए मैं थोड़ा सा आगे जाता हूं। ये चार्ट जो देख रहे हैं आप, देखिए कि हमारा पृथ्वी जो नीला अद्भुत ग्रह है वो सबसे पहले कैसे जन्म हुआ उसका। पहले एक ब्लैक होल के रूप में, फिर ये ब्लू स्टार में कन्वर्ट हुआ, फिर व्हाइट ब्लू स्टार में, फिर व्हाइट स्टार में, फिर धीरे धीरे व्हाइट स्टार, येलो स्टार, येलो स्टार, येलो ऑरेंज स्टार, फिर रेड स्टार, फिर जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून, फिर अर्थ, इस प्रकार से वीनस, मार्स, प्लूटो, मर्करी, गैनीमेड, मून, कॉमेट, एस्ट्रॉन, इस प्रकार से ब्रेक होकर के ब्रह्मांड में के द्रव्य और ऊर्जा में विलीन हो गया। ये चार्ट जो मैंने बनाया है ये मैंने पूरा स्टडी के आधार पर कि किस प्रकार से हमें कंपैरिजन के द्वारा, तुलना के द्वारा, कन्वर्जन के द्वारा, ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा हमें समझ में आता है कि हमारा जो ये पृथ्वी ग्रह है ये नीला कैसे हुआ, कैसे नीला बना, इसका आसमान नीला क्यों है, कैसे बना ये आसमान नीला। तो समुद्र का रंग नीला देख करके डॉक्टर सीवी रमन ने जो कारण बताया आसमान का, उन्होंने इसको समझा और इस तरह से स्कैटरिंग का एक नया मॉडल आपके सामने बताया कि रमन इफेक्ट, रमन स्कैटरिंग, इस प्रकार से उन्होंने एक डिफरेंट थ्योरी प्रस्तुत की। मैं आपके सामने ये जो बातें मैंने आज आपके सामने प्रस्तुत की कि आसमान का रंग का नीला कारण इसलिए है कि पृथ्वी पहले यूरेनस जैसी थी तो थोड़ी सी नीली थी, फिर और गहरी नीली हुई तो मिनी यूरेनस, फिर नेपच्यून, फिर नेपच्यून के बाद में मिनी नेपच्यून, मिनी नेपच्यून के बाद में सुपर आर्क, सुपर आर्क के बाद में पृथ्वी का वर्तमान स्टेट। तो पृथ्वी नीले रंग की इस तरह से, और इस तरह से ही पृथ्वी का आसमान नीला हुआ। इस तरह से मैं आपको अपनी बात आपके सामने रखी है। मैं वैज्ञानिकों से निवेदन करूंगा कि वर्तमान अंतरिक्ष युग में जब इस तरह से कैप्टर मिशन और दुनिया के अनेक अभियानों के द्वारा जो ग्रहों का पता किया जा रहा है और उनकी तुलनात्मक स्टडी हो रही है, तो प्रॉपरली अगर हम कंपैरिजन करें, तुलनात्मक अध्ययन करें, तो क्या परिणाम निकलता है। फिर तो नेबुलर हाइपोथेसिस ही गलत साबित हो रही है, निहारिका परिकल्पना ही एकदम गलत साबित हो रही है। तो आज के संदर्भ में पृथ्वी के जन्म के तरीके को जो आपके सामने आ रहा है कि इतने अभियान है, अंतरिक्ष अभियान, उनके माध्यम से पृथ्वी का के जैसे ग्रहों का पता चला और उनका
विशाल स्तर पर तुलनात्मक अध्ययन ये सिद्ध करता है, ये प्रूव करता है कि हमारा ये पृथ्वी जो जिस रूप में जन्म हुआ, दूसरे ग्रहों का भी जन्म हुआ, तारों का जन्म हुआ, तो उसके आधार पर आसमान का रंग नीला इसलिए दिखाई देता है क्योंकि यूरेनस नेपच्यून के बीच के ग्रह, नेपच्यून सुपर आर्क के बीच के ग्रह, सुपर आर्क पृथ्वी के बीच के ग्रह, इस तरह से कंपेरिजन क्रमिक विकास हुआ, इस तरह से एक ग्रह नीला बना, इस तरह से एक ग्रह का आसमान नीला हुआ। तो आप सभी का धन्यवाद। और भारत के विज्ञान संचारकों के समूह में आज मैंने जो ये प्रस्तुतिकरण किया आप सभी के सामने, कृपया आप अपनी बात अवश्य लिखें, अपनी टिप्पणी लिखें, लोगों को बताएं, चर्चा करें। और सभी इस मंच के सभी अनिल त्रिपाठी सर, ज्योत्सना मैडम और इसी प्रकार से गीता सचदेव मैडम, सभी को धन्यवाद। आशा करता हूं आप इसको गंभीरता से लेंगे और इस पे मनन चिंतन करेंगे, विचार करेंगे। सभी अंतरिक्ष अभियानों पर अपना अनुसंधान करने वाले वैज्ञानिक इस पे विचार करेंगे, सोचेंगे। और देश की जितनी भी संस्थाएं हैं, खगोल विज्ञान, खगोल भौतिकी की, इसरो के वैज्ञानिक और दूसरे दुनिया भर के वैज्ञानिक इस पे विचार करेंगे। मेरा नवाचार आपको कैसा लगा, आप जरूर टिप्पणी कीजिए और अपने विचारों से अवगत कराएं। धन्यवाद। आज की मैं ये चर्चा समाप्त यहीं करता हूं। धन्यवाद।